सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। रसानुभूति गुण है तो किसका गुण है रसानुभूति? ऑप्शन में गद्य, पद्य, व्याकरण और रचना दिए हुए हैं। तो सीधी सी बात है, पद्य शिक्षण जो है पद्य का प्रमुख गुण होता है, रसानुभूति रस की अनुभूति हो। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखो और कहो विधि का प्रयोग होता है। आप लोगों ने देखो और कहो विधि पढ़ी होगी, तो देखो और कहो विधि का प्रयोग होता है कहाँ होता है? वाचन शिक्षण में होता है क्या? लेखन शिक्षण में होता है क्या? पठन शिक्षण में होता है या फिर उच्चारण शिक्षण में होता है? देखिए, देखो और कहो विधि का जो प्रयोग है वो पठन शिक्षण में होता है, क्योंकि देखकर कहना है। तो सीधे सीधे बात है कि वहाँ पर पढ़ने वाली बात आएगी, तो ये जो पठन शिक्षण है ये होगा इसका सही उत्तर। देखो और कहो विधि का प्रयोग कहाँ होता है? पठन शिक्षण में होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसी विधि जिसमें मातृभाषा का प्रयोग करना वर्जित है, मतलब कि वह कौन सी विधि है जहाँ पर मातृभाषा में अपन नहीं पढ़ा सकते हैं, मतलब कि टॉपिक जो चल रहा है उसके अलावा कोई भाषा चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कहाँ पर होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, तो ये तो है नहीं। समवाय विधि दिया हुआ है, प्रत्यक्ष विधि दिया है और सैनिक विधि दिया है। सैनिक विधि तो कोई होती नहीं है, ऐसे ही दे दिया इन्होंने। लेकिन प्रत्यक्ष विधि एक ऐसी विधि है जहाँ पर आप जिस भाषा में पढ़ा रहे हैं उसी भाषा में आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप अलग से कोई भाषा फिर चेंज नहीं कर सकते हैं या फिर अपनी मातृभाषा में वहाँ पर नहीं पढ़ा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की उपर्युक्त विधि है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को उपर्युक्त विधि व्याकरण शिक्षण की बताना है, तो वैसे तो यदि देखा जाए तो आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि दी जाती है, लेकिन यदि जब आगमन और निगमन दोनों ऑप्शन में हों तो फिर ये उत्तर सही होता है। और ये CTT के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था, तो यही बोर्ड ने ये ऑप्शन सही माना है। तो सही क्या रहेगा? आगमन निगमन जो है यहाँ पर अपना ऑप्शन सही होगा। व्याकरण शिक्षण की जब भी बात आती है तो दोनों जो विधियाँ हैं एक साथ जब होंगी तो ये श्रेष्ठ विधि मानी जाएगी। वैसे अपन आगमन और निगमन, मतलब यदि ऑप्शन में ऐसे आते हैं दोनों, तो फिर आगमन पर अपन को टिक करना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है, साहचर्य विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो साहचर्य विधि आप लोगों को पता ही है, मारिया मोंटेसरी ने दी थी। तो सीधी सीधी बात है कि मोंटेसरी विधि जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है, इस विधि के नाम से इसे जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है, सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के जनक हैं। देखिए, सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के जनक कौन हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, हर्बर्टसन, जॉन डार्ले, ब्रूनट या फिर टाइडमैन। तो कौन है सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के जनक? सही उत्तर क्या रहेगा? हर्बर्टसन जो हैं ये सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के जनक हैं, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है, कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक को कहते हैं। देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा समझने लायक भी है, मतलब कि सामाजिक विज्ञान जो पढ़ाई जाती है वो आपने देखा होगा कि 3 से लगभग 5वीं तक तो पर्यावरण होती है, उसके बाद फिर सामाजिक होती है। तो जो पढ़ाई जाती है सामाजिक अध्ययन, जो सामाजिक अध्ययन होती है, ध्यान रखना आप, पर्यावरण अध्ययन जो है ये तो शायद मतलब कि 3 से 5वीं तक चलती है, ये होती है 6 से 8th तक सामाजिक अध्ययन। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान है ये हो जाती है फिर 9th 10th इन क्लासों में चलती है सामाजिक विज्ञान, ये होता है। तो सही उत्तर अपना क्या रहेगा? सामाजिक अध्ययन जो है ये 6 से 8 तक को कहा जाता है। और ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और अब भी पूछे जाने की आशंका है, इसलिए आप लोग ध्यान से ऐसे नोट करते जाएं। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण को क्या कहेंगे? मतलब सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान में जो क्षेत्रीय भ्रमण है उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं? सही सटीक उत्तर आपको देना है। देखिए, मूल्यांकन के लिए शैक्षणिक भ्रमण किया जाता है सामाजिक विज्ञान में, तो ये तो गलत है। मूल्यांकन की वहाँ कोई वैसा नहीं है। मनोरंजन के लिए तो होगा ही नहीं, क्योंकि अपन भ्रमण पर जाएंगे और मनोरंजन कराएं, तो ये नहीं है। वहाँ पर भी कोई शैक्षिक गतिविधि होनी चाहिए। आनुभाविक साक्ष्य के लिए, हाँ ये ठीक है, आनुभाविक साक्ष्य के लिए होता है कि अपन वहाँ पर नई नई चीज़ें देख रहे हैं, उनका अनुभव कर रहे हैं। संग्रहालय देखने के लिए गए तो वहाँ पर संग्रहालय का अनुभव किया, यहाँ पर ये राजा थे, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इनका ऐसा हुआ। तो एक आनुभाविक साक्ष्य वहाँ पर अपन को दिखाई दिया। तो क्या रहेगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है
भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो वह कौन सा आयोग था जिसने इस प्रकार की एक सिफारिश की थी कि जो सामाजिक विज्ञान है उसे एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए? क्या रहेगा इसका सही उत्तर? देखिए ऑप्शन दिए हैं कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या रहेगा? मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग ने ये अनुशंसा की थी, ये कहा था कि जो सामाजिक अध्ययन है एक अलग विषय के रूप में इसका अध्ययन कराया जाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सहसंबंध उपागम। तो सहसंबंध उपागम किसने दिया? यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझने लायक एक बात मैं आपको बता दूं। ये जो हर्बर्ट जब दिया हुआ हो तो एक तो होते हैं हर्बर्ट स्पेंसर और ये हैं जो वो हैं हर्बर्ट J.F. हर्बर्ट। इनका पूरा नाम क्या है? J.F. हर्बर्ट। J.F. हर्बर्ट और एक हर्बर्ट स्पेंसर जो वो हैं वो अलग हैं। लेकिन जब हर्बर्ट के साथ स्पेंसर जुड़ा होगा तो मतलब हर्बर्ट स्पेंसर एक साथ ही आपको पूछा जाएगा। लेकिन जब भी ऐसा हर्बर्ट लिखा हुआ आए तो आपको J.F. हर्बर्ट ही समझना है। और जो सहसंबंध उपागम था ये हर्बर्ट का ही था, J.F. हर्बर्ट। इनका पूरा नाम क्या रहेगा? J.F. हर्बर्ट रहेगा और वो हर्बर्ट स्पेंसर अलग हैं। तो ये होगा इसका सही उत्तर सहसंबंध उपागम का। चलिए एक और ऐसा ही एक प्रश्न दिया है, अभिक्रमित अनुदेशन। अब यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन दे दिया। अभिक्रमित अनुदेशन का सही उत्तर क्या रहेगा? देखिए यहाँ पर J.F. हर्बर्ट ऑप्शन में एक दिया हुआ है, यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर भी दिया हुआ है, अलग अलग दे दिए हैं। और तीसरा ऑप्शन दिया है चार्ल्स स्किनर दिया है और V.F. स्किनर दिया है। तो जब अभिक्रमित अनुदेशन की बात आती है तो B.F. स्किनर महोदय का नाम यहाँ पर सामने आता है। B.F. स्किनर रहेगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक की वास्तविक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? मतलब कि शिक्षक शिक्षण करा रहा है तो कुछ जो उसकी क्रियाएं होती हैं वो विधियों पर आधारित होती हैं, कुछ क्रियाएं जो होती हैं उस विधि के अंतर्गत और जो प्रविधियां हैं उन पर आधारित हुआ करती हैं। तो जो वास्तविक उसकी और क्रियाएं हैं वो कहलाती हैं प्रविधि। क्या कहलाती हैं? शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक की वास्तविक क्रियाएं प्रविधि कहलाती हैं। ये होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओवरहेड प्रोजेक्ट में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर की यदि बात की जाए तो ओवरहेड प्रोजेक्टर में ऐसा ही होता है, आप लोगों ने जो एक टॉर्च देखी हो वो 10, 12, 15 रुपए की एक टॉर्च आती है जिसमें अपन एक लेंस लगा देते हैं तो बहुत लंबे दूर तक उसका फोकस बनता है। तो वही है ओवरहेड प्रोजेक्टर, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें, ट्रांसपेरेंसी। ये होगा इसका सही उत्तर। कोई कांच या फिर किसी के ऊपर अपन ने कुछ बनाया और फिर उसको उसके सामने रख दिया तो वो दीवार पर एक चित्र बनाता है प्रोजेक्टर, तो उसे अपन ओवरहेड प्रोजेक्टर समझते हैं। और ये ट्रांसपेरेंसी जो है इसका ये रहेगा इसका सही उत्तर। ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, कैसेट का प्रयोग नहीं होता है, पाठ्य पुस्तक का नहीं होता है, ना हस्तलिपि का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षित प्रभावशीलता को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? तो प्रश्न में ध्यान से देखना है, क्या कह रहे हैं? शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? सही उत्तर क्या रहेगा? शंकु के द्वारा स्पष्ट किया गया है। सहायक सामग्री की सापेक्ष प्रभावशीलता को शंकु के द्वारा स्पष्ट किया गया है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है और थोड़ा सा मैंने आज जल्दी भी किया है और इसमें 15 प्रश्न ही हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी होने के कारण से आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो बहुत शॉर्ट है, लेकिन इसके बाद एक और वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं और कोशिश ये करूंगा कि हिंदी पेडागोजी के भी बहुत सारे वीडियो अपलोड करूं क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलते हैं परिप्रेक्षा। देखिए परिप्रेक्षा अथवा जाँच पड़ताल। परिप्रेक्षा मतलब वही होता है कि पूछना, दोबारा पूछना, अथवा जांच पड़ताल आधारित पाठ्यचर्या पर आधारित है। तो परिप्रेक्षा अथवा जांच पड़ताल पर जो आधारित पाठ्यचर्या है ये किस पर आधारित है? तो ये खोज परक तर्कणा पर आधारित है। सीधा सीधा उत्तर आपको बता देता हूँ, ये खोज परक तर्कणा पर आधारित है, क्योंकि खोज से आपको समझ लेना है जहाँ जांच पड़ताल होगी वहाँ खोज परक कार्य होंगे। तो खोज परक कार्य के से आपको सीधे ऑप्शन पर टिक मारना है। खोज परक तर्कणा जो है
ये जांच पड़ताल या फिर परिप्रेक्ष्य पर आधारित पाठ्यचर्या पर आधारित है। ये होगा इसका सही उत्तर। से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं? देखिए कहा क्या है, सबसे पहले तो सामान्य नियमों को स्पष्ट किया है, ठीक है, मतलब कि नियम से कहाँ की ओर, उदाहरण की ओर जा रहे हैं। ऑप्शंस क्या दिए हैं, संज्ञानात्मक पाठ में ऐसा होता है, कौशल पाठ में ऐसा होता है, निगमनात्मक पाठ में ऐसा होता है, या फिर आगमनात्मक पाठ में होता है। तो आप लोगों ने विधियां भी पढ़ी होंगी, आगमन विधि और निगमन विधि। तो वहाँ पर निगमन विधि में पहले क्या होता था, पहले नियम स्पष्ट कर दिए जाते थे और बाद में उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया जाता था। तो यहाँ पर जब नियम पहले स्पष्ट किए गए हैं तो निगमनात्मक पाठ जो है ये रहेगा सही उत्तर। किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाए, निगमनात्मक पाठ कह दें, निगमन विधि कह दें, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन निगमन दिया हुआ है तो आपको पहले नियम लगाना है, बाद में उदाहरण लगाना है। यदि आगमन दिया है तो पहले उदाहरण लगाना है और बाद में नियम लगाना है। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। उत्तर संख्या 3। हाँ, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है। देखिए आप लोग श्रव्य और दृश्य साधनों का प्रयोग करते हैं तो कौन सा तर्क देंगे? आपकी दृश्य और श्रव्य साधन जो हैं ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, तो क्या तर्क देंगे? इससे अध्यापन मतलब कि अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, ठीक है। आगे क्या कहा, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है। दूसरा, इससे हमारी दोनों इंद्रिय सक्रिय हो जाती हैं। तीसरा, यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि कई ऑप्शंस ऐसे हैं जो एक जैसे अपन को सही लगते हैं, लेकिन उनमें से अपन को एक ऑप्शन को सही छांटना है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? उत्तर संख्या 3, जो 3 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। मतलब कि दृश्य और श्रव्य साधनों का प्रयोग करते समय पूरा का पूरा ध्यान हमारा उस विषय पर चला जाता है। ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की जब बात की जाती है तो बच्चे के अंदर कोई भी जो समस्या चल रही है उसको पता करके और फिर उसका उपचार करना। तो जब पता करना होता है तो वो निदानात्मक होता है, और निदानात्मक के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण की शुरुआत होती है, मतलब कि उपचारात्मक पर पहुंचा जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, स्वपरीक्षण, पाठ्यपुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या फिर व्याख्यान परीक्षण। तो ऑप्शंस जो कह रहे हैं कि केवल 1 और 2, केवल 1 और दूसरा ये सही है, या फिर केवल तीसरा ये वाला सही है, या फिर केवल 1, 2, 3 सही है, या फिर 3 और 4 सही हैं। तो क्या होगा सही उत्तर? उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? तो स्पष्ट ही है, उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार है वो निदानात्मक परीक्षण है, निदानात्मक शिक्षण है, क्योंकि पहले निदान किया जाता है और निदान के बाद में फिर उपचार पर पहुंचा जाता है, मतलब कि निदान के आधार पर उपचार पर अपन पहुंचते हैं। तो सही उत्तर रहेगा ये तीसरा वाला, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, केवल 3 ये रहेगा इसका सही उत्तर। ऊपर ऑप्शंस दिए हैं लेकिन सही अपना ये वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। हाँ ठीक सेम वही प्रश्न है। आगे चलते हैं। विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई। विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये पुष्टि की गई कि विज्ञान सबके लिए है। क्या कह रहे हैं फिर से एक बार समझ लें, विज्ञान सबके लिए है, ये पुष्टि की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, या फिर UNESCO यूनेस्को जिसे बोलते हैं अपन, यूनेस्को ने की, या फिर NCERT ने की, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? विज्ञान सबके लिए, या फिर विज्ञान सबके लिए एक जैसा है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं अपन विज्ञान सबके लिए है की पुष्टि की गई। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो इसने यह पुष्टि की थी। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मित्रों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके पास भी ये वीडियोस पहुंच जाएं। देखिए किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? क्या कह रहे हैं? किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निर्देश निकाले जाते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। हॉगवैन ने कहा, स्नीकर ने कहा,
स्किनर ने कहा, मतलब हाँ स्किनर समझे आप, लॉक ने कहा या फिर बेंजामिन पेरिक ने कहा। तो किसने कहा था? सही उत्तर क्या रहेगा? बेंजामिन पेरिक रहेगा इसका सही उत्तर। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया हुआ है? गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है। तो कौन सी त्रुटि प्रमुख है देख लेते हैं। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करता है वो, तो ये त्रुटि है। आगे क्या कहा? चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाता है, तो हाँ जो ऊपर वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करता है। हाँ यहाँ जो त्रुटि पूछी है ना, तो अपन को त्रुटि जानना था, तो ये तो एक त्रुटि हो गई, ठीक है, ये एक त्रुटि है। लेकिन अगला जो है चित्रात्मक तरीके से बालक को पढ़ाना, ये त्रुटि नहीं है। आगे क्या कहा? शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों का निरीक्षण करना, ये भी त्रुटि नहीं है। और उपर्युक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है, तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? पहला, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अपन को त्रुटि दिख रही है, उपर्युक्त शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर रहा है, जिससे ये सब समस्याएं हो रही हैं, मतलब कि एक त्रुटि हो रही है अध्यापक के द्वारा। और आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, और वर्तमान में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सीरीज़। आप लोग जितने भी मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं सारे के सारे वीडियोस देखें, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैंने खुद एग्जाम्स दिए हैं, और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। चूँकि प्रश्न हिंदी में है, लेकिन फिर भी हिंदी के हैं तो भी आप लोगों का अभ्यास बना रहे, क्योंकि ये प्रश्न संस्कृत के परीक्षा में भी पूछे जाएंगे और हिंदी की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, तो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है, क्या कह रहे हैं? दिया हुआ है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ। देखिए खेल विधि की जब चर्चा की जाती है तो खेल खेल में शिक्षा की बात आती है, तो ऐसा अपन को ऑप्शन ढूंढना है। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बिल्कुल ठीक है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, तो बिल्कुल गलत होगा, मनोरंजन की चर्चा कभी नहीं होती है खेल में। आगे, क्योंकि वहाँ पर शिक्षण की ज़रूरत होगी या फिर चर्चा होगी, या फिर खेल की शिक्षा कहा गया है, खेल की शिक्षा, ये भी ठीक है थोड़ा सा, या फिर क्रियाशीलता पर जोर, तो ये भी ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा सही है वो अपन को यहाँ पर देखना है। तो जो शिक्षण विधि थी कौन सी थी? खेल विधि थी। तो यहाँ पर खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा की बात जो है इसको यहाँ पर प्रमुखता दी जाएगी, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। डाल्टन विधि प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? देखिए जब डाल्टन विधि को प्रारंभ करने की बात आती है तो कई लोग डाल्टन नाम से ऑप्शन में डॉक्टर डाल्टन लिखा हुआ होता है तो वो टिक भी कर देते हैं कि चलो सैम मिल रहा है और टिक कर देते हैं। लेकिन डाल्टन जो नाम है ये तो डाल्टन शहर के नाम पे पढ़ा था आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डाल्टन शहर के नाम पे ये नाम पड़ा है, और ये जो डाल्टन नाम का शहर है अमेरिका में स्थित है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? पहला तो सीधे सीधे से गलत ही हो गया, क्योंकि डॉक्टर डाल्टन तो इसके जनक हैं नहीं, इसको प्रारंभ करने का श्रेय इनको तो जाता नहीं है। आगे दिया है हेलन पाखर्ट, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा दिया है किलपैट्रिक महोदय, और चौथा दिया है पैथोलॉजी। तो क्या होगा सही उत्तर इसका? बहुत बढ़िया, हेलन पाखर्ट जो है ये इसका सही उत्तर रहेगा। और ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, और आज की जो ये सीरीज है इसमें तो मुझे कई ऐसे प्रश्न मिले जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे ही जाएंगे। देखना आप, कोठारी आयोग, इसमें कोठारी आयोग इससे संबंधित है। तो कोठारी आयोग किससे संबंधित है? विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है क्या, या फिर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग मेरे पहले के जो वीडियोस अपलोड हैं पेडागोजी के, वो पूरे वीडियोस देखें, एक भी प्रश्न उसके बाहर नहीं है। तो क्या होगा सही उत्तर? कोठारी आयोग इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है शिक्षा है, और ये एक सामान्य कॉमन प्रश्न है जो कभी भी कहीं भी परीक्षक रख सकता है। और जब परीक्षक को लगता है कि कुछ प्रश्न इजी रखना है, कुछ हार्ड रखना है, तो उनमें इस प्रकार के इजी प्रश्न भी होते हैं। शिक्षा है, क्या है शिक्षा? लेकिन इसमें भी घूम जाते हैं अपन लोग। ज्ञान और अनुभव है शिक्षा। एक वस्तु है तो वस्तु तो है ही नहीं। पुस्तकीय ज्ञान भी नहीं है शिक्षा। अध्यापक द्वारा पाठ भी शिक्षा नहीं है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपन को, ज्ञान और अनुभव, ये होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है
श्यामपट्ट प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, शिक्षक श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा श्यामपट्ट का प्रयोग करने का? प्रश्नोत्तर समाधान, प्रश्नोत्तर का समाधान करना है, आगे व्याख्या करना है, या फिर मानसिक विचारों को विकसित करना है, या फिर उद्बोधित करना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? श्यामपट्ट प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ज़्यादा सही उत्तर है वो है मानसिक विचारों का विकास करना ही श्यामपट्ट प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, और ऑप्शन में प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, सर्व शिक्षा अभियान से शुरुआत कदा अभवत, या फिर स्टार्टिंग के लिए कुछ और शब्द दे देंगे शुरुआत के लिए, कदा प्रारंभत, मतलब इस प्रकार से संस्कृत में वैसा आएगा, वहाँ पर लिखा हुआ, तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा। प्रारंभत भी लिख सकते हैं कैसे भी। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? बताना है आपको। 2003 में की गई, 2001 या 2 में की गई, 1 और 2 में, 2003 और 4 दिया है ऑप्शन में, 2003 और 4, यहाँ पर 2002 और 3 दिया है, यहाँ 3 और 4 दिया है। क्या होगा सही उत्तर? 2001 और 2 में की गई थी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों से यदि नहीं बन रहे हों ये प्रश्न तो आप 1 लाइन फैक्ट टाइप से लिखते जाएं। देखिए, एक और दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रतिवेदन पर आधारित थी। किसके प्रतिवेदन पर आधारित थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यहाँ पर बात आ रही है, जो कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट शायद 1964-66 में प्रकाशित हुई थी, दी गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब बात आती है, उनके प्रतिवेदन की बात आती है, तो कोठारी आयोग का नाम सामने आता है, और जो कोठारी आयोग है ये रहेगा इसका सही उत्तर। और सब लोग जिनने पढ़ा नहीं होता है अच्छे से, किसी कारण से कंफ्यूज रहते हैं सभी लोग, मतलब कई लोग, तो मुदालियर आयोग ऑप्शन और राधाकृष्णन आयोग ये टकराते हैं क्योंकि अपन ने पढ़े होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब बात आएगी तो कोठारी आयोग को इसका श्रेय जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निष्ठा कार्यक्रम, देखिए एक शैक्षिक कार्यक्रम है, निष्ठा टाइप से भी चला था कुछ दिन पहले, लगभग 5-6 महीने पहले निष्ठा कार्यक्रम बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा था। तो इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता था, या फिर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो निष्ठा कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है, किसको प्रशिक्षण दिया जाता है? छात्रों को, उच्च अधिकारियों को, अध्यापकों को, या फिर कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? निष्ठा कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता था। ऑप्शन रहेगा 3, क्योंकि निष्ठा कार्यक्रम के तहत अभी कई अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वैसे ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण, इन दोनों के बीच में भेद क्या है? तो अधिगम और अधिग्रहण में भेद आप लोगों को पता ही है कि जो अधिगम है ये तो प्रयासजन्य है, आपको सीखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और जो अधिग्रहण है ये कैसा है? साहजिक है, मतलब कि ये सहज ही होता है, अपन सीखने की कोशिश ना भी करें तो भी जो अपन आसपास का माहौल है उससे ये सब ग्रहण कर लेंगे। तो ये सेम प्रश्न दोहराया गया था पहले, तो ये इसका होगा सही उत्तर। जो लोग नए ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये रिपीट है शायद, इसलिए मैं जल्दी से करने की कोशिश करूँगा। आगे, भाषाधिग्रहण समये धारा प्रवाहिता नाम, मतलब कि भाषा को ग्रहण करते समय धारा प्रवाहिता नाम, धारा प्रवाहिता क्या है? देखिए, यहाँ पर अधिग्रहण की चर्चा है, अधिगम की चर्चा नहीं है। तो जब अधिग्रहण में धारा प्रवाहिता जुड़ता है तो कुछ चीज़ें स्वतः ही उसमें समाहित होने लगती हैं, जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं। सहजतया संभाषण पठनम लेखनम च, ठीक है, सहज रूप से संभाषण, पठन और लेखन ये रहेगा। शुद्धतया लेखनम, तो भाषा अधिग्रहण के समय में धारा प्रवाहिता के लिए शुद्ध लेखन ठीक है, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन अपन को पहला मिला हुआ है, तो ये अपन छोड़ देते हैं। आगे, व्याकरण दक्षता, व्याकरण दक्षता भी ठीक है, लेकिन इससे अच्छा ये वाला है। सम्यक उच्चारण क्षमता, ये भी ठीक है धारा प्रवाहिता के लिए, लेकिन यहाँ तीनों चीज़ों का समाहित मेल है, और सहज रूप से जो ये शब्द दिया है तो ये ऑप्शन सही हो जाता है पहला वाला इस प्रश्न के लिए। क्या रहेगा सही उत्तर? सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम च। चलते हैं आगे। भाषाधिग्रहण समये धारा प्रवाहिता नाम, हाँ ये हो चुका है। आगे चलते हैं। परिप्रच्छाधारित अधिगमनम, मतलब कि परिप्रच्छ आधारित अधिगम क्या है? यहाँ पर अधिगम की चर्चा है, तो परिप्रच्छ आधारित अधिगम क्या है बताना है आप लोगों को। छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरयति, मतलब कि
परिपृच्छ कहलाता क्या है कि मतलब प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछना, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं, या फिर अध्यापक ने पढ़ाया और फिर छात्र प्रश्न पूछें, तो ये भी अपन परिपृच्छ कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरयति, मतलब कि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। आगे छात्रेभ्यः चिंतनात्मक प्रोत्साहनम च प्रयच्छति, छात्रों को चिंतनात्मक प्रोत्साहन के लिए प्रेरित करना कहना। या फिर केवलम शांत छात्रान प्रेरयति, तो ये तो बिल्कुल से गलत है, केवल शांत छात्रों के लिए प्रेरित करना नहीं होगा। छात्रेषु रचनात्मक चिंतनम ना पोषयति, छात्रों के रचनात्मक चिंतन का पोषण नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ज़्यादा सही उत्तर क्या रहेगा, परिपृच्छ में पूछना ही है, तो छात्रान प्रश्नान पृष्टुम प्रेरयति, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनकी सृजनात्मक शक्ति भी बढ़ेगी। आगे विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रमः, देखिए विस्तृत पदों का प्रतीप क्रम क्या है, तो प्रतीप क्रम ये कहलाता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण होता है तो उस कार्य को आगे दिखाना। दिया हुआ है भाषा, भारत, यूरोपीय, भारोपीय, ऐसा है पहला ऑप्शन। तो इसमें क्रम वैसे नहीं दिख रहा है कोई ज़्यादा। आगे लिखा हुआ है प्रयोजकः अप्रयोजकः, यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द दे दिया है। आगे दिया है मंत्रः मंत्रः, तो ये हिंदी में और ये संस्कृत में यह है, ये भी गलत है। चोरः चोराती, ये ठीक है कि मतलब चोर जो है वो चुराता है, तो उसका प्रोफेशन यहाँ पर दे दिया है, प्रतीप क्रम दे दिया है कि ये कार्य है, तो इसमें ये व्यक्ति प्रवीण है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रत्यक्ष अनुदेशनम अधिकृत्य कस्य भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी, मतलब कि प्रत्यक्ष अनुदेशन में या फिर प्रत्यक्ष अनुदेशन को आधारित करके किसकी भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी है। तो प्रत्यक्ष अनुदेशन को आधारित करके किसकी भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी है, अधिगम कर्ता की है क्या, पहला ऑप्शन दिया है अधिगम कर्तु, जिसे अधिगम कर्ता अपन कहेंगे हिंदी में। आगे अध्यापकस्य अधिगम कर्तु च, अध्यापक और अधिगम कर्ता की, या फिर श्रव्य दृश्य संसाधनानाम, श्रव्य दृश्य संसाधनों की, या फिर अध्यापक की। तो प्रत्यक्ष अनुदेशन को आधारित करके जो सबसे प्रभावकारी भूमिका होगी वो अधिगम कर्ता की होगी, ये होगा इसका सही उत्तर, अधिगम कर्तु। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है विशिष्ट छात्राणाम बोधनाय, तो मतलब विशिष्ट छात्रों को बोध कराने के लिए क्या जरूरी है, नीचे दिया हुआ है ते विशेष शालासु अध्यापनीय, उनको विशिष्ट शालाओं में पढ़ाया जाए। तेभ्यो विशिष्ट पाठ्यचर्या कल्पनीय, उनके लिए विशिष्ट पाठ्यचर्या की कल्पना की जाए। पृथक तेषाम परीक्षा भवेत, उनकी परीक्षा भी अलग से हो। मुख्यधारायामेव प्रवेश्य अन्यैः छात्रैः सह बोधनम, मतलब कि मुख्य धारा में ही उन्हें प्रवेश दे करके सभी छात्रों के साथ में मतलब क्या करें, बोधन कराएं, मतलब और जो अन्य छात्र हैं उन सभी छात्रों के साथ उनको पढ़ाया जाए मुख्य धारा में लेकर के, मतलब कि जैसे पढ़ाई होती है सामान्य रूप से, तो वो, तो यही रहेगा इसका सही उत्तर। जो विशिष्ट छात्र हैं उनको मुख्य धारा में प्रवेश करके अन्य छात्रों के साथ ही बोधन कराना, पढ़ाना, ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखितेषु किम कथनम असत्यम, देखिए यहाँ पर असत्य कथन अपन को छांटना है कि असत्य कथन यहाँ पर क्या है। स्वायत्त शिक्षार्थिना ते एव ये, मतलब कि स्वायत्त शिक्षार्थी वो कहलाते हैं जो कैसे होते हैं, स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्वम स्वीकुर्वन्ति, मतलब कि अपने अधिगम के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, अपने सीखने के लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ। या फिर अधिगमनार्थम गतिविधीनाम आयोजनम क्रियान्वयं च कर्तुम उद्यताः भवन्ति, बिल्कुल हाँ, स्वायत्त विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए नई नई गतिविधियों का आयोजन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। तो अपन को लेकिन नेगेटिव यहाँ पर छांटना है, तो ये तो सही है। आगे क्या कह रहे हैं, अधिगमनस्य एतस्य च प्रभाविकतायाः च निरंतरम समीक्षां कुर्वन्तु, बिल्कुल ठीक है। अधिगम प्रभावी हो रहा है कि नहीं, उसकी प्रभाविता को देखने के लिए समीक्षा करते हैं, ये भी ठीक है। केवल अनुमोदित पुस्तकानि एव श्रोतरूपेण स्वीकृत्य तेषु प्रदत्त प्रश्न उत्तराणि अधिगच्छन्ति, बिल्कुल जो भी
शिक्षक आदि के द्वारा अनुमोदित की गई पुस्तकें हैं, स्रोत हैं, उनको पढ़ करके और प्रश्न आदि के उत्तर को सीखता है, ये भी ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्वम स्वीकुर्वन्ति, मतलब कि अपने द्वारा सीखने को ही स्वयं को उत्तरदायी वो मानता है, ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर क्या दिया हुआ है, प्रभावी अधिगमनाय छात्राः कीदृशाः भवेयुः, मतलब कि प्रभावी अधिगमन के लिए छात्र किस प्रकार के हों, प्रभावी अधिगमन के लिए छात्र किस प्रकार के हों। तो जिज्ञासापूर्ण सक्रियाः च, जिज्ञासापूर्ण और सक्रिय हों, या फिर आज्ञाकारिणः आज्ञाकारी हों, या फिर परीक्षा कृते सज्जिताः परीक्षा के लिए सज्जित तैयार हों, या फिर मौन व्रत धारिणः निष्क्रियाः च, मौन व्रतधारी और निष्क्रिय हों, ये तो बिल्कुल से गलत होगा। देखिए प्रभावी अधिगम की चर्चा की गई है तो केवल परीक्षा के लिए सज्जित ना हो, आज्ञाकारी भी अधिगम में कोई वैसा वो नहीं है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन जिज्ञासापूर्ण और सक्रिय हों। प्रभावी अधिगम जब ही होगा जब वो जिज्ञासापूर्ण होगा और सक्रिय रहेगा छात्र, ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम बिना अधिगमनम, मतलब कि प्रोफेसर यशपाल समिति ने भार के बिना अधिगम मतलब भार के बिना सीखना इति नामनी प्रतिवेदने, इस प्रकार के जो प्रतिवेदन है, इस नाम का जो प्रतिवेदन है, कानिचित अनुशंसानी कृतानी, तो इस प्रकार की कोई अनुशंसा इन्होंने की है। तो निम्नलिखितेषु किम अनुशंसनम ना, निम्नलिखित में से कौन सी इन्होंने अनुशंसा नहीं की है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है ग्रह कार्यस्य मात्रा न्यूनी भवेत, ग्रह कार्य की मात्रा बहुत कम हो, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित मनोरंजका च भवेत, शिक्षण प्रक्रिया जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो गतिविधियों पर आधारित हो और मनोरंजक हो, क्या ये कहा है। या फिर पाठ्यपुस्तकेषु प्रतिबद्ध भवेत, पाठ्यपुस्तक प्रतिबंध हो, जो भी विषय हो पाठ्यपुस्तक से प्रतिबद्ध रहे। या फिर छात्राः भारयुक्त स्यूतः न स्वीकुर्वन्ति, देखिए मतलब कि जो वस्ता होता है उनका पुस्तकें ले जाने का, तो वो भारयुक्त ना हो, या फिर ये, तो क्या रहेगा सही उत्तर। तो ये तो उन्होंने स्वीकार किया था कि बिल्कुल बस्ता भार युक्त ना हो, पाठ्य पुस्तकें प्रतिबद्ध हों, बिल्कुल ठीक है। आगे ग्रह कार्य की मात्रा न्यून हो, ये भी उन्होंने कहा था, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये अलग है, मनोरंजन के लिए उन्होंने वहाँ पर नहीं कहा था कि इसमें मनोरंजन भी एक मुख्य रूप से कार्य करे, तो ये जो है अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, NCF 2005, तो NCF 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतनार्थम एव च साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम भवेत, मतलब कि NCF 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतन के लिए ही और साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जन होगा, या फिर ज्ञानार्जन मानते हैं, क्या मानते हैं, काल्पनिक चिंतन और साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जन मानते हैं, कौन मानते हैं NCF 2005 में। तो किसके द्वारा मानते हैं, नीचे ऑप्शन दिए हैं, शास्त्रीय भाषा, द्वितीय भाषा, मातृय भाषा, या फिर तृतीय भाषा। तो क्या होगा सही उत्तर, मातृय भाषा, मातृय भाषा रहेगा इसका सही उत्तर ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न पर, दिया हुआ है भवान पृच्छतु, भवान पृच्छतु मतलब आप पूछें, अस्माकं लक्ष्यः किम, अस्माकं लक्ष्यम किम, हमारा लक्ष्य क्या है, अहम एकेन पदेन उत्तरम ददामि, मैं एक पद में उत्तर देता हूँ, विजयः विजय, एतादृशः प्रश्नः, इस प्रकार के प्रश्न कैसे हैं, मतलब कि भवान पृच्छतु, आपने पूछा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो मैंने एक पद में उत्तर दिया कि हमारा लक्ष्य विजय है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो कैसे प्रश्न हैं, क्या रीति युक्त प्रश्न हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है सहज प्रश्न है, या फिर विवरणात्मक प्रश्न है, या फिर आलंकारिक प्रश्न है, कैसे प्रश्न है ये। तो सही उत्तर रहेगा सहजः प्रश्नः, ये जो प्रश्न है ये सहज प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर भाषा सीखने के संदर्भ में कथनों की चर्चा की जा रही है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किस तरह का सीखना नहीं हुआ। पहला ऑप्शन दिया है, मतलब कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ।
मतलब बच्चे जो त्रुटियां कर रहे हैं तो उससे समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी प्रकार से वहाँ पर गलती हुई है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सीखने के किसी भी स्तर पर सीखना संवेगात्मक तत्वों से प्रभावित होता है। बिल्कुल, सीखने के किसी भी स्तर पर सीखना संवेगात्मक तत्वों से प्रभावित होता है। आगे क्या कह रहे हैं, सीखना मूलतः मानसिक प्रक्रिया है या फिर मानसिक क्रिया है, ये भी ठीक है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाले हों। तो एक ये कहा, तो क्या होगा इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो डी जो है, डी ऑप्शन अपना ये सही होगा, जिसमें कहा गया है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो ये सकारात्मक और संतुष्ट करने वाला वो वातावरण हो, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाषा अधिगम का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है, क्या ये कथन सही नहीं है। आगे पहले नंबर का ही अपन को गलत ऑप्शन दिख रहा है, ये बिल्कुल ये तो गलत है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का संदर्भ रोजगार प्राप्त करना हो, बिल्कुल गलत पहले ही दे दिया है। तो नीचे वाले पूरे के पूरे ऑप्शन सही होने चाहिए। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर जोर रहता है, बिल्कुल ठीक है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक है। भाषा अधिगम प्रयत्न साध्य होता है जबकि भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है ये अपना सही रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन ये इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मौनवाचनस्य अभ्यासः भवितव्यः। मौन वाचन का जो अभ्यास है ये होना चाहिए। मौनवाचनस्य अभ्यासः भवितव्यः, मौन वाचन का अभ्यास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो नियमित रूप से होना चाहिए। तरे कवितायाः प्रयोजनम अस्ति। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर की चर्चा की जा रही है कि जो प्राथमिक स्तर है वहाँ पर कविता का आखिर प्रयोजन क्या है। तो ऑप्शन अपन को देखने पड़ेंगे, क्या दिए हैं, विभिन्न भाषा कौशलानुपरि अधिकार प्राप्ति ही। मतलब क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर कविता का प्रयोजन ये है कि विभिन्न भाषा के कौशलों के ऊपर, ये मुपरी मतलब ऊपरी निकलेगा जो विच्छेद होगा, तो इनके ऊपर क्या होगा, अधिकार की प्राप्ति। तो देखिए भाषा मतलब जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर विभिन्न भाषा कौशलों में केवल कविता से अधिकार की प्राप्ति हो, ये तो पॉइंट ठीक नहीं है, बिल्कुल से गलत है प्राथमिक स्तर के लिए। आगे क्या कहा, प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकार पाठनम। देखिए प्राथमिक छात्रों को कभी आपने अलंकार पाठन नहीं सुना होगा, और यहाँ तक मैंने देखा है कि जो एमपी का सिलेबस है, एमपी के सिलेबस में वर्ग 2 के लिए भी अलंकार नहीं पूछे गए थे। तो यहाँ प्राथमिक स्तर की बात है, तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। शब्दावली ज्ञाने विस्तारः, तो वहाँ पर प्राथमिक स्तर की चर्चा है, तो शब्दावली के ज्ञान के विस्तार की भी आवश्यकता नहीं है। आगे क्या कहा, कवितायाः संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति। हाँ, ये हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या कहा, कविता, संगीत, ताल, अनुप्रास और आनंद की प्राप्ति इसके साथ साथ। तो ये होगा सही उत्तर अपना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है, शिक्षिका केनापि शब्देन विना छात्रैः सह संप्रेषणं करोति एवं सा उपयोगम करोति। क्या कह रहे हैं कि कोई शिक्षिका है, वो बिना किसी शब्दों के प्रयोग के, केन अपि, यहाँ पर 2 शब्द निकलेंगे, कैन मतलब कोई, अपि मतलब भी, तो मतलब किसी भी, शब्देन मतलब शब्द के, विना मतलब बिना, छात्रैः मतलब छात्रों के, सह मतलब साथ, संप्रेषण मतलब वार्तालाप, करोति मतलब करती है। तो सा एवं सा उपयोगम करोति, तो शा मतलब स्त्रीलिंग है, तो वह क्या कर रही है, उपयोग कर रही है। किसका उपयोग कर रही है, वो शिक्षिका बिना किसी शब्दों के प्रयोग किए बिना छात्रों से संप्रेषण कर रही है, वार्तालाप कर रही है, तो वो किसका उपयोग कर रही है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। शाब्दिक संप्रेषणम, तो शाब्दिक संप्रेषण में तो शब्द होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मौखिक संप्रेषण हो नहीं सकता है क्योंकि मुख चलाना पड़ेगा। लिखित संप्रेषण ये है नहीं क्योंकि शब्दों के बिना हो रहा है, हो सकता है लिखित, लेकिन
एक और ऑप्शन जो है शब्देतर संप्रेषण जिसे बोलेंगे, ये शब्देतर संप्रेषण जो है एक संप्रेषण का भेद है, तो ये रहेगा अपना इसका सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया हुआ है सिंहस्य विषये एकाम कथा पठित्वा शिक्षिका छात्रान निर्देशति। क्या कह रहे हैं कि सिंहस्य मतलब शेर की या फिर शेर के, विषय मतलब विषय में, तो शेर के विषय में एक कथा पढ़ करके शिक्षिका छात्रों को निर्देशित करती है। क्या कहती है? भवान स्वयं अरण्ये सिंहः अस्ति। भवान मतलब आप, स्वयं मतलब आप स्वयं, अरण्य मतलब जंगल में, सिंह मतलब शेर। तो आप स्वयं जंगल में एक शेर हैं। इति मनसि विचार्य, इति मतलब इस प्रकार से, मनसि मतलब मन में, विचार्य मतलब विचार करके, कथाम श्रावयतु कथा सुनाओ। मतलब कि शिक्षिका जो है सिंह के विषय में एक कथा पढ़ करके छात्रों के लिए निर्देशित करती है कि आप लोग भी इसी प्रकार से क्या करें, ऐसा सोच लें कि आप जंगल में हैं और शेर हैं, इस प्रकार से विचार करके एक कहानी सुनाइए। तो एवं सा किम विकसितुम प्रयत्नं करोति, तो वह इस प्रकार से करके क्या करने का प्रयास कर रही है। या फिर अपन इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लें, बोलने में थोड़ा मिस्टेक ना हो, कि आप जंगल में हैं मतलब कि भगवान स्वयं अरण्य मतलब आप स्वयं जंगल में हैं और वहाँ पर क्या है, शेर है, ऐसा भी अपन इसको पढ़ सकते हैं। तो वो क्या करने की कोशिश कर रही है, अपन को मनसी विचार, ऐसा मन में विचार करने के लिए कहा गया है। तो एक सृजनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास करने के लिए वहाँ पर कहा गया है, मतलब कि सोचने की शक्ति का विकास हो, वहाँ पर ऐसा इमेजिन किया गया है ना। तो जब ऐसी चीज़ें आएँ तो वहाँ पर सृजनात्मकता जो है उसको प्रमुखता दी जाती है। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी प्रकार से आगे दिया है शिक्षिका स्वकक्षायाः बालान युगलेषु विभजति, मतलब कि शिक्षिका अपनी कक्षा में बालकों को जोड़ों में बांटती है। तान युगलान स्वस्वपुस्तिकानां विनिमयं कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं शोधयति। क्या कह रही है? तान युगलान, उन युगलों को, स्वस्वपुस्तिकानां अपनी अपनी पुस्तिका का, विनिमयम कृत्वा विनिमय करके, निर्देशानुसारम निर्देश के अनुसार, सूचयति कहती है। तो एवं सा किम कर्तुम इच्छति, इस प्रकार से वो क्या करना चाहती है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या करना चाहती है। समकक्षीय मूल्यांकनम, क्या वो समकक्षीय मूल्यांकन करना चाहती है। सामूहिक मूल्यांकनम, क्या वो सामूहिक मूल्यांकन करना चाहती है। या फिर संशोधनम, संशोधन करना चाहती है। या फिर स्वयं मूल्यांकनम, स्वयं मूल्यांकन कराना चाहती है। तो क्या रहेगा सही उत्तर इसका? कोई शिक्षिका है वो इस प्रकार का उपक्रम कर रही है, तो यह समकक्षीय मूल्यांकन होगा। क्या होगा? समकक्षीय मूल्यांकन, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है मूल्यांकन समये अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्, मतलब कि मूल्यांकन के विषय में नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनमें से किसके विषय में शिक्षक का ध्यान होता है। तो किसके विषय में शिक्षक का ध्यान होता है आपको ये बताना है। ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है धारा प्रवाही वक्तृभिः सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, मतलब कि जो धारा प्रवाह बात कर रहा है उसके साथ तुलना करना, ये मूल्यांकन के विषय में सही है क्या? तो बिल्कुल गलत है। कोई भी छात्र धारा प्रवाह बात कर रहा है तो ऐसे दूसरे छात्र की तुलना करना ये ठीक नहीं है। आगे क्या कहा? सृजनात्मक लेखकैः सह, मतलब कोई सृजनात्मक लेख करता है, कोई भी व्यक्ति है तो उसके साथ छात्र के विकास की तुलना करना ये भी बिल्कुल से गलत है। एकस्य छात्रस्य विकासस्य अन्य छात्राणां विकासैः सह तुलना, मतलब कि एक छात्र के विकास की तुलना अन्य छात्रों के विकास के साथ करना, तो ये भी बिल्कुल से गलत हो जाएगा। तो आगे बचा एक अंतिम प्रश्न जो कि अंतिम ऑप्शन तो क्या दिया है, एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थित्याः सह तुलना, बिल्कुल सही है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है पठन समये अधस्तनेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम, मतलब कि पढ़ते समय नीचे दिए गए में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। तो उच्च स्वरेण पठनम,
तेज स्वर में पढ़ने से, मतलब कि पढ़ते समय किसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है ये बताना है। नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं इनमें क्या कहा है। तो क्या उच्च स्वर में पढ़ने का सबसे ज़्यादा महत्व? बिल्कुल भी नहीं है। पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, बिल्कुल ठीक है। पाठ के अर्थ का अवगमन होना चाहिए, जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो समझ में आना चाहिए पाठ, ये ठीक है। पाठस्य प्रत्येके शब्दस्य पठनम, तो पाठ के प्रत्येक शब्द को पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं, उसका अर्थ तो पता हो, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। धारा प्रवाहेण पठनम, हाँ धारा प्रवाह में पढ़ना भी ठीक है, लेकिन जो सही उत्तर है वो अवगमन भी इसमें साथ में आना चाहिए, ये रहेगा इसका सही उत्तर। हाँ चलते हैं अगले प्रश्न पर। बालानां पत्रिकातः कस्याश्चित कक्षायाः पठनम नाम, मतलब कि बालकों का पत्रिकातः मतलब कोई पत्रिका बालक पढ़ रहे हैं और कोई वहाँ पर पत्रिका में भी कोई कथा पढ़ रहे हैं, तो उनके इस पढ़ने को क्या कहेंगे ये बताना है यहाँ पर। किसी पत्रिका में बालक कहानी को पढ़ रहे हैं तो उनका ये पढ़ना क्या है। ऑप्शन दिए हैं बालानां सिंहावलोकनम पहला, सूक्ष्मावलोकनम दूसरा, गहनाध्ययनम तीसरा, या फिर विस्तृताध्ययनम। तो जब इस प्रकार से पत्रिकाओं पर पढ़ने की बात आती है तो एक गहन जो कि विस्तृत अध्ययन है, हाँ विस्तृत अध्ययन के अंतर्गत आता है, तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। चूँकि इसमें क्लोज हैं बहुत ज़्यादा ऑप्शन, लेकिन जो CTT की आंसर की थी उसमें यही वाला आंसर सही माना गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रतिपुष्टि से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर आया है जो कि बार बार पूछा जाता है प्रतिपुष्टि के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा, फीडबैक अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन शिक्षक को कहा गया है कि हमेशा अच्छा फीडबैक दें तो बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आजकल तो वैसे भी बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल मना किया गया है और प्रतिपुष्टि देने के लिए कहा है। छात्र जो शिक्षक है वो भी एक प्रतिपुष्टि चाहता है और छात्र भी प्रतिपुष्टि चाहते हैं, मतलब कि फीडबैक चाहते हैं। जैसे शिक्षक ने पढ़ाया तो पढ़ाने के बाद जब वो प्रश्न पूछता है बच्चों से और वो उत्तर देते हैं तो ये एक सकारात्मक फीडबैक होता है। इसी प्रकार से कोई बच्चा है वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता है और तो शिक्षक उसे ढाढ़स बंधाता है, बोलता है आप अच्छे से कर पाओगे, ऐसा आपने ठीक किया है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करता है तो वो फीडबैक के अंतर्गत आता है। तो क्या रहेगा इसमें सही उत्तर? उभय शिक्षक शिक्षार्थीनां कृते स्वा विकासाय, बिल्कुल सही। उभय मतलब दोनों, शिक्षक और शिक्षार्थी नाम मतलब शिक्षक के लिए और शिक्षार्थी के लिए, कृते मतलब लिए, तो स्वा मतलब अपने अपने, विकासाय मतलब विकास के लिए, तो दोनों के विकास के लिए ये ठीक है, बिल्कुल दोनों के विकास के लिए सही है। आगे क्या कहा? मातृणाम पितॄणाम कृते तेषां बालानां गृह कार्य करणाय परीक्षा प्रस्तुत्यर्थम, बिल्कुल गलत है, ये तो कोई मतलब नहीं है कि माता पिता के लिए उनके बालकों का गृह कार्य कराने के लिए और मतलब कि परीक्षा प्रस्तुत करने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। आगे क्या कहा? शिक्षार्थी नाम करते अधिगम विकास आए, हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है शिक्षार्थी के अधिगम विकास के लिए, या फिर शिक्षकाणाम करते अध्यापन विकास आए तो उनके अध्यापन के विकास के लिए भी है, लेकिन जो ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा सही ये हो जाएगा, इन सब का समाहित जो समाहित हैं सभी इसमें आ जाते हैं, तो पहला जो दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया है? प्रारंभिक स्तरे पठनम मतलब प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना, शिक्षयितुम मतलब शिक्षा लेने के लिए, अधस्तनेषु कस्य उपादेयता होना चाहिए था, यहाँ पर उपादेयता अधिका भवति मतलब कि प्रारंभिक स्तर पर पठनम प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना, शिक्षयितु मतलब शिक्षा के लिए, तो नीचे दिए गए इनमें किसकी उपादेयता ज़्यादा है ये आपको बताना है। तो प्रारंभिक स्तर पर जब बात की जाती है तो सामान्य चीज़ें वहाँ पर रखी जाती हैं, पाठ्य पुस्तकों से ज़्यादा वैसा मतलब होता है, लेकिन कुछ नया रहे वहाँ, जैसे पुस्तका नाम तो हाँ पुस्तकों की भी आवश्यकता है, प्रतिवस्तु नाम तो इसकी भी आवश्यकता है, बोध पट्टा नाम हाँ बोध पट्टों की आवश्यकता होती है, फ्लैश कार्ड, द्विपार्श्वीय रेखा चित्राणाम इनकी भी आवश्यकता होती है, लेकिन जो ज़्यादा सही है ये बोध पट्टों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, फ्लैश कार्ड की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक के पहले प्रारंभिक स्तर पर बालकों के लिए ये ज़्यादा सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया हुआ है? बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासाय आद्यम चरणम किम, मतलब कि बालकों के पढ़ने के लिए और लेखन के लिए, मतलब बालकों के पढ़ने और लेखन, पठन और लेखन के विकास के लिए पहला जो चरण है आद्यम, आद्यम मतलब होता है पहला, आदि का, आद्यम आदि वाला जो शब्द है आदि, आदि मतलब प्रारंभ, तो प्रारंभिक चरण किम अस्ति, प्रारंभिक चरण क्या है? बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासाय आद्यम चरणम किम,
ऑप्शन दिया है नव साक्षरता, क्या नव साक्षरता है? आगे प्राक साक्षरता, क्या प्राक साक्षरता है? या फिर साक्षरता, क्या साक्षरता है? या फिर उद्गामी साक्षरता है? तो बालानाम पठनस्य लेखनस्य च विकासाय आद्यम चरणम किम, बालकों के पढ़ने और लिखने के विकास के लिए पहला चरण क्या है? तो जो उद्गामी साक्षरता है, उद्गामी साक्षरता को प्रथम चरण माना जाता है, उद्गामी साक्षरता को। ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया हुआ है? अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। मतलब कि अधोलिखितेषु, नीचे दिए गए में, कस्मिन् कार्ये, किस कार्य में, सूक्ष्मपेशीय, सूक्ष्मपेशीय कुछ व्यायाम भी कह सकते हैं या फिर सूक्ष्म क्रियाएं भी होती हैं। सूक्ष्मपेशीय कौशल, यहाँ पर जब कौशल जुड़ जाता है ना तो कौशल के अंतर्गत आता है। तो सूक्ष्मपेशीय कौशल, जिसे फाइन मोटर स्किल भी कहते हैं, तो इसकी आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता है, सूक्ष्मपेशीय कौशल की आवश्यकता है, किस में है? तो ऑप्शंस क्रमशः दिया हुए हैं। आरोहणे, लेखने, कुर्दने मतलब कूदने में, आरोहण मतलब चढ़ने में, लेखने मतलब लेखन में, या फिर पठने, पठने मतलब पढ़ने में। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर रहेगा लेखने। लेखन में सूक्ष्मपेशीय कौशल है, इसकी आवश्यकता होती है। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है भाषाधिगम, हाँ ये प्रश्न पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है, लेकिन एक बार और आप लोग ध्यान से देखें। भाषाधिगमाधिग्रहणयोः मध्ये कः भेदः। देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है अधिगम, भाषाधिगम, और दूसरा है अधिग्रहण। ये यहाँ से देखिए, भाषा अपन ने अलग निकाल लिया और यहाँ से अधिगम ये हो गया और यहाँ से अधिग्रहण ये हो गया। तो अधिगम और अधिग्रहण में क्या भेद है? सीधा सीधा, मध्य मतलब बीच में, कहा मतलब क्या, भेदः मतलब भेद। तो दोनों के बीच में भेद क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है उभये अधिगमाधिग्रहणे साहजिके, मतलब कि दोनों सहज होते हैं, तो बिल्कुल से गलत है। या यहाँ पर दिया हुआ है दोनों प्रयासजन्य, दोनों प्रयासजन्य होते हैं, ये भी गलत है। आगे दिया है अधिगमः प्रयासजन्यः और अधिग्रहण साहजिकः, ये होगा बिल्कुल सही उत्तर। कि जो अधिगम है वो तो प्रयासजन्य है, अपन प्रयास करेंगे तो अधिगम कर पाएंगे, लेकिन जो अधिग्रहण है वो तो साहजिक है, सहज ही होता है ग्रहण। और आगे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा मतलब अधिग्रहण उल्टा दे दिया है, अधिग्रहण के लिए यहाँ प्रयासजन्य बताया, अधिगम को साहजिक बताया, ये गलत है। तो सही उत्तर अपना रहेगा सी। और ये प्रश्न मैंने लगभग 3-4 बार देख लिया है, अलग अलग जगह पर पूछा गया है। आगे क्या कहा? विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्, मतलब कि विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन होना चाहिए। कोई भी विद्यालय है तो प्रारंभिक स्तर के छात्र हैं या फिर कोई भी भाषा पढ़ा रहे हैं, तो प्रथम भाषा का अध्ययन होना चाहिए। किस भाषा का अध्ययन होना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है मातृभाषायाः व प्रांतीय भाषायाः, हिंदी भाषायाः, दूसरा राजकीय भाषायाः, तीसरा और सह राजकीय भाषायाः, तीसरा। तो जब विद्यालय शिक्षण की बात आती है तो मातृभाषायाः अथवा प्रांतीय भाषायाः, ये रहेगा इसका सही उत्तर। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये अपन को टिक करना है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, और पुनः आज देखिए थोड़े से क्वेश्चन कम हुए हैं और टाइम थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा कि ज़्यादा है, लेकिन ये CTET, MPTET इस सब के लेवल के क्वेश्चन है। आप किसी भी प्रकार की TET की तैयारी कर रहे हो, UPTET हो, ये सभी के लेवल के क्वेश्चन है। और मैंने पहले भी कहा था कि जो MPTET की तैयारी कर रहे हैं उन्हें UPTET, CTET इन सभी के क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि जो मैंने अभी देखा भी है कि जो क्वेश्चन UPTET में शायद पूछा गया था या फिर कहाँ पूछा गया था, वही का वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था MPTET के वर्ग 2 के पेपर में। तो ऐसा रिपीटेशन भी होता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें और संस्कृत के प्रश्न जहाँ भी आपको मिले वहाँ से पढ़ते रहें। चलिए पुनः मिलते हैं आपके साथ इसी अन्य वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वो आपके लिए आवश्यक है। देखिए टेलीग्राम पर आप जुड़ेंगे तो आपको वहाँ PDF वगैरह मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पर कुछ नहीं है, आप केवल मुझसे जुड़ पाएंगे, लेकिन हाँ जुड़ने के लिए भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी आपको काम हो आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।